हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविस जीएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स विच इज़ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में लाइफ इन द अमेजन बेसिन, एंड इन दिस टॉपिक विल डिस्कस लोकेशन वेयर दिस ट्रॉपिकल रीजन इज सिचुएटेड। ओके, देन कंट्रीज इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, अमेजन बेसिन का क्लाइमेट हम इसमें जानेंगे। देन द रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पीपल इन द रेन फॉरेस्ट, जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस इन अमेजन बेसिन, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन अमेजन बेसिन। देन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हम इंडिया में पढ़ेंगे उसको, दैट इज लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ओके, देन लोकेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन, उसकी लोकेशन कहाँ है सब ट्रॉपिकल रीजन की, मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। वहाँ के फ्यूना के बारे में जानेंगे, यानी पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे। एंड इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड इन दिस गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ओके, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। लाइफ इन अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में जीवन। वेयर अमेजन बेसिन इज सिचुएटेड, अमेजन बेसिन कहाँ है आपको पता ही होगा, ये साउथ अमेरिका में है। ओके, द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ सिचुएटेड है ये, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज रेफर्ड एज इक्वेटोरियल रीजन। इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इसी रीजन के थ्रू अमेजन रिवर फ्लो करती है। ये फ्लो कहाँ से कहाँ करती है, इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स। कैन यू नेम द माउंटेन्स, आप उस पहाड़ का नाम बता पाएंगे या उस पर्वत का नाम जहाँ से अमेजन रिवर बहती है? यस, इट इज एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन से स्टार्ट होती है और टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में सिचुएटेड है, वहाँ से स्टार्ट होती है और ये अटलांटिक ओशन विच इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वहाँ जाके गिरती है ये। ओके, द प्लेसेस वेयर द रिवर फ्लो इन टू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। रिवर माउथ क्या होता है, नदी जहाँ पर किसी दूसरी बड़ी वाटर बॉडी में जाकर गिरती है, उस जगह को हम रिवर माउथ कहते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। कई सारी छोटी छोटी नदियाँ अमेजन रिवर को ज्वाइन करती हैं और उसका पूरा एक बेसिन बनाती हैं। बेसिन मतलब होता है दैट इज द टोटल इनकैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, मतलब जहाँ जहाँ से पानी उस रिवर के अंदर आता है, चारों तरफ से जहाँ पूरा ढलान नुमा बना रहेगा और वहाँ से चारों तरफ से पानी उस नदी में आएगा, दैट इज कॉल्ड द रिवर बेसिन। नाउ द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील। दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजन रिवर बेसिन में कौन कौन से देश का पानी आता है या देश की नदियाँ आती हैं? सो द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ द ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ Venezuela. So how many countries? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And total 6 countries. Okay. Name the countries of the basin through which equator passes. आप बेसिन के उन कंट्रीज का नाम बताइए जहां से इक्वेटर पास करती है। प्लीज राइट दिस इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन को हमको बताइए जल्दी से कि इक्वेटर कहाँ से पास होती है, अमेजन बेसिन के किन देशों से। हम देख लेते हैं अमेजन बेसिन को। सी, दिस इज अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में ये देखेंगे आप यहाँ पे, दिस इज द माउथ ऑफ अमेजन बेसिन, इट ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन। ओके, यहाँ पर आपका एंडीज पर्वत है पूरा इधर पीछे, और इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सी, हियर इट इज मदीरिया रिवर,
is the Xingu River, and that is the main Amazon river here. Okay, so this is the total Amazon basin. Now some interesting facts about this Amazon basin. Do you know when Spanish explorer discovered the Amazon river, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in the ancient Roman Empire as the Amazons. Hence the name Amazon. इस अमेजन का नदी का नाम अमेजन क्यों पड़ा कि जब स्पेनिश यहाँ पर एक्सप्लोरर आए थे अमेजन रिवर की खोज के लिए, तो उनको वहाँ के आदिवासियों ने अटैक किया उनके ऊपर. और वो आदिवासी क्या पहने हुए थे? स्कर्ट पहने हुए थे और ऊपर एक हेड गियर लगाए हुए थे सींगनुमा. तो इनको पुराने रोमन एम्पायर्स के जो वुमेन वॉरियर्स होती थी जो कि स्कर्ट पहनती थी उनकी याद आई और उनको रोमन एम्पायर में अमेजन्स कहा जाता था और उन्हीं के नाम पे इस रिवर का नाम अमेजन पड़ गया. ट्रिब्यूटरीज. व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर. छोटी नदियाँ होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं. द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स द रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया. जो बड़ी नदी होती है और उसके साथ जितनी उसकी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं जो उसमें अंदर ड्रेन करती है, उस पूरे एरिया को रिवर बेसिन कहा जाता है या कैचमेंट एरिया कहा जाता है. द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. अमेजन बेसिन जो है सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वर्ल्ड का. और जैसा आपको पता है अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. लार्जेस्ट इन द सेंस दैट इट्स ड्रेनेज एरिया. ओके. Now the climate of the Amazon basin. The Amazon basin stretches directly on equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. क्योंकि अमेजन बेसिन जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर है जहाँ सूर्य हमेशा लंबवत रहता है. ओके, परपेंडिकुलर. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर हमेशा गर्म और ह्यूमिडिटी भरा मौसम रहता है पूरे साल भर. समझ गए आप? बोथ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. दिन और रात इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं और हमेशा स्किन जो है चिपचिपी रहती है. स्किन फील्स स्टिकी. वाई? ड्यू टू ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना आता है और पसीने की वजह से पूरा शरीर चिपचिपा रहता है. जैसे आप देखते हो कि इंडिया में भी जुलाई अगस्त के मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो बॉडी पूरी चिपचिपी होती है. इन द सेम वे इन द अमेजन बेसिन बोथ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड एंड द स्किन फील्स स्टिकी. चिपचिपा महसूस होता है दिन भर. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. वहाँ रोज बारिश होती है. ओके. अब रोज बारिश क्यों होती है? क्योंकि वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है तो इवोपरेशन बहुत फास्ट होता है वहाँ से. अब इवोपरेशन फास्ट होगा ऊपर जाके जब सुपर सेचुरेशन हो जाएगा वाटर वेपर का देन फिर बारिश शुरू हो जाएगी. So it rains almost every day. That too without much warning. कोई वार्निंग भी नहीं आती कि मतलब जैसे बादल गरज रहे हैं या कोई आंधी तूफान चल रहे हैं, वहाँ डेली ही बारिश होती है. द डे टेम्परेचर आर वेरी हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी. डे टेम्परेचर कैसा रहता है? बहुत हाई रहता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है. एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई. रात के समय टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है क्योंकि सूरज डूब चुका है, लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी ही बनी रहती है. तो आप देख सकते हैं कि अमेजन बेसिन में लाइफ कितनी टफ है. नाउ द रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमेजन बेसिन. एज इट रेन्स हैवीली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो. क्योंकि आपको जैसे ही पता है कि साल भर यहाँ बारिश होती है और हमेशा बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ पर थिक फॉरेस्ट ग्रो करते हैं. तो रीजन आप समझ गए कि थिक फॉरेस्ट क्यों है यहाँ पर? बिकॉज it rains heavily in this region. The forests are in fact so thick that dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि पूरा एक डेंस रूफ क्रिएट हो जाता है उनकी लीव्स के द्वारा. जो ट्रीज होते हैं उनके पत्तों के द्वारा पूरा रूफ क्रिएट हो जाता है, छतनुमा क्रिएट हो जाता है और वहां से सनलाइट नीचे पहुंच ही नहीं पाती ग्राउंड तक. सो डेंस फॉरेस्ट. द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प. तो इससे अगर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी तो ग्राउंड कैसा रहेगा? बिल्कुल डार्क एंड डैम्प रहेगा.
Only shade tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. तो जब नीचे धूप नहीं पहुंचेगी तो जो वहाँ वनस्पतियाँ वो इसे पनप नहीं पाएंगी, तो मेनली यहाँ पर शेड टॉलरेंट प्लांट वेजिटेशन ग्रो करती है नीचे की तरफ, जो कि छाया में ग्रो कर सकती है, जैसे ऑर्चिड्स, ब्रोमेलिड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स. ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलिड्स क्या होता है? दीज आर सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलिड्स, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इनका. द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फ्यूना. लेकिन जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ फ्यूना बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. बर्ड्स सच एज टॉकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज with their brilliant colored plumage, oversized bill for eating make them different from the birds we commonly see in India. These birds also make loud sound in the forest. जो यहाँ पर एक मशहूर बर्ड पाई जाती है, फेमस बर्ड, दैट इज टूकन्स. इसकी चीज़ जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है, जो कि खाने में इसको हेल्प करती है. ओके, और ये काफ़ी शोर मचाती है, मतलब इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जो कि अमेजन रिवर बेसिन की जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती है इसकी आवाज़. ये देखिए, ये है टोकन्स, दिस इज टोकन्स. देखिए इसकी चोंच कितनी लंबी है, सी, इसकी चोंच बहुत लंबी और खूबसूरत होती है इसकी चोंच. ओके, एंड दिस इज द डेंस अमेजन फॉरेस्ट. ये देखिए यहाँ पे आप एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टापिर्स आर फाउंड हियर. यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, वो जैसे क्या होते हैं, मंकीज पाए जाते हैं, बंदर, स्लॉथ, भालू एंड एंट ईटिंग टापिर्स. ये देखिए, ये टापिर, एंट ईटिंग, ये चींटियों को खाता है. एंट ईटिंग टापिर कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में या रेन फॉरेस्ट में, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, वहाँ टापिर्स पाए जाते हैं. वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स. बहुत सारे रेंगने वाले जानवर, रेप्टाइल्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, एनाकोंडा एंड बो कॉन्स्ट्रिक्टर्स आर सम ऑफ द स्पीसीज. जो यहाँ पर रेप्टाइल्स पाए जाते हैं उनमें क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स, एनाकोंडा एंड कॉन्स्ट्रिक्टर्स पाए जाते हैं यहाँ पे. द बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट. यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं. इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स की वैरायटी और दुनिया के किसी जंगल में नहीं पाई जाती जितनी अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है. सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स. जो मांस खाने वाली मछली भी यहाँ पाई जाती है. कौन सी? उसका नाम क्या है? पिराना फिश. पिराना फिश, सी दिस इज द नेम, फ्लैश ईटिंग फिश. इट इज फाउंड इन अमेजन रेन फॉरेस्ट. ओके, द बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर. तो यहाँ पर ये जो इसका बेसिन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है, किसमें? वैरायटी ऑफ लाइफ में, मतलब यहाँ पे जीव जंतु बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं. नाउ सी, हमने डिस्कस किया था ब्रोमेलिड्स के बारे में. व्हाट इज ब्रोमेलिड्स? ब्रोमेलिड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स. एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स. ब्रोमेलिड्स ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करते हैं. ओके, स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स. और इन्हीं जो पानी जो स्टोर करते हैं उन्हीं में वहाँ पर जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो अपने अंडे देते हैं, जैसे फ्रॉग्स. फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स. ओके, नाउ पीपल इन द रेन फॉरेस्ट. वहाँ के लोगों के बारे में जान लेते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं. पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट. आपको जैसे पता ही है कि जंगल बहुत घने हैं, तो वहाँ पर क्या उगेगा? जब वहाँ ज़मीन नहीं, मिट्टी नहीं है या खेत नहीं उगाने के लिए, तो वहाँ लोग करते क्या हैं, कुछ जंगल एरिया को क्लियर कर देते हैं, फॉरेस्ट काट के जंगल एरिया क्लियर करते हैं और वहाँ पर फसलें उगाते हैं. वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. मैन जो आदमी लोग होते हैं वो अपना शिकार पे वहाँ पर लगे रहते हैं और उस शिकार पर भरोसा करते हैं, और जो औरतें होती हैं वो खेतों की या क्रॉप्स की रखवाली करती हैं. वहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसलें उगाई जाती हैं? दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. इनको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा. टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो वहाँ उगाया जाता है. द स्टेपल फूड इज मैनियोक. स्टेपल फूड यहाँ का क्या है? मैनियोक, ऑल्सो नोन एज कसावा. मैनियोक यहाँ का
सबसे ज़्यादा खाना जाने वाला अनाज है, जिसको कि हम कसावा भी कहते हैं। द स्टेबल फूड इज मैनियोक, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जैसे हमारे यहाँ आलू उगाया जाता है जमीन के नीचे उगता है, इन द सेम वे कसावा वहाँ भी उगाया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, और वही वहाँ का स्टेपल फूड है वहाँ के लोगों का, ये जो वहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती हैं। दे ऑल्सो ईट क्वींस एंड एग सैक्स, वो चींटियों को अंडों को भी खाते हैं वहाँ के लोग। ओके, कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। आपको तो पता है ये कोकोआ कहाँ है, मैक्सिमम ब्राज़ील में उगाया जाता है। कॉफ़ी भी ब्राज़ील की बहुत फेमस है। तो यहाँ की जो कैश क्रॉप्स हैं वो है कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फूड फॉर द हाउसेस। जंगल बहुत ज़्यादा है तो घर बनाने की लकड़ी आसानी से मिल जाती है। सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बी हाइव्स। थैच्ड हाउसेज मीन्स जो घर वो जिनकी छतें घास फूस से बनाई जाती हैं, दैट आर नोन एज थैच्ड हाउसेज, और वो मधुमक्खी के छत्तों की तरह बने होते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक कॉम्पैक्टेड। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका। लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट में? मलोका। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज मलोका। इट इज लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, एंड दे हैव स्टिपली स्लैंटिंग रूफ। उनकी रूफ जो होती है स्टिपली स्लैंटिंग होती है। वो स्लैंटिंग क्यों होती है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी न रुके, इसकी वजह से उसको स्लैंटिंग कर दिया जाता है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और वहाँ के लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ओके, अगर आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में जानना है तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। नाउ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। What is slash and burn agriculture? Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down a tree and bushes. Slash and burn agriculture में करते क्या हैं? किसान वहाँ के कुछ जंगलों को काट के साफ कर देते हैं, वहाँ की ज़मीन को क्लियर कर देते हैं। और जिन जंगलों को काटते हैं, जो पेड़ पौधों को काटते हैं, उनको करते क्या है? वहीं पर वो जला देते हैं। तो पहले स्लैश किया, देन उनको बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या होता है, जो पेड़ पौधों में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सो दे कट द ट्रीज एंड देन दे बर्न इट। दीज आर देन बर्न विच रिलीजेज द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। और बर्न होने के बाद वो पेड़ पौधे जो उनका न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल में रिलीज कर देते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज क्लियर्ड फील्ड फॉर फ्यू ईयर्स। यहाँ कुछ सालों तक फिर खेती होती है इन मिट्टियों में या इन खेतों में। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट, सो इट इज़ अबंडेंट। तो कंटिन्यूस खेती रहती है, काफ़ी सालों तक होती रहेगी, तो उसके बाद क्या इनकी न्यूट्रिएंट जो इन खेतों की ख़त्म हो जाएगी, उनकी फर्टिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है। तो अब छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। उसके बाद फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वहाँ के फिर जंगलों को काटते हैं, एंड द सेम प्रोसेस उसको स्लैश एंड बर्न करते हैं। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। तो जिन प्लॉट्स को उन्होंने छोड़ दिया था वहाँ पर फिर छोटे छोटे पेड़ उगने शुरू हो गए, और कुछ सालों बाद वहाँ फिर से जंगल उग गए, और फिर क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी है फिर से वो रिस्टोर हो जाएगी, और फिर लोग वहीं पे फिर पुरानी जगह पर शिफ्ट होके खेती करने लगेंगे। ओके, सो दिस इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल इन अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। वहाँ के लोगों का जीवन बदल रहा है धीरे धीरे। इन द 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। 1970 में वहाँ पर ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया अमेजन रेन फॉरेस्ट में, जिससे कि अब अमेजन बेसिन के हर रेन फॉरेस्ट के हर एरिया में जाया जा सकता है। द इंडिजिनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज। जो वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी उनको उस एरिया से बाहर निकाल के अलग अलग जगहों में सेटल किया गया, वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ फार्मिंग। जहाँ पर वो अपने डिस्टिंक्टिव फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के वहाँ नुकसान क्या हुआ अमेजन रेन फॉरेस्ट में? इसके सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। मतलब जो बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पे अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग जीव जंतु पाए जाते थे, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा।
It is estimated that the large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. तो इसकी वजह से क्या हुआ, लार्ज एरिया जो रेन फॉरेस्ट का था वो डिसअपियर हो गया, मतलब काफ़ी सारा जो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो अब खाली बैरन हो चुका है. दिस डिस्ट्रक्शन वो फॉरेस्ट वॉज हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. इस डिस्ट्रक्शन की वजह से दिक्कत क्या हुई, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप. जब आपने जंगलों को काट दिया, पेड़ पौधों को वहाँ से काट दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो टॉप सॉइल थी वो बैरन, मतलब बिल्कुल वॉश्ड अवे हुई. बारिश तो हमेशा होती है रेगुलर थ्रू आउट द ईयर, उसकी वजह से टॉप सॉइल वहाँ से वॉश आउट हो गई. और जब वॉश आउट हो गई तो वह एक तरह से बैरन लैंड बन गया. जब टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और जब वही वॉश आउट हो गई तो वो पूरा बैरन लैंड बन गया, एक तरह से बिल्कुल बंजर भूमि टाइप में. लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. गंगा ब्रह्मपुत्र सब आपकी जो बेसिन है वो किससे बनी है, गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हुआ है. ओके, द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसको एक बार फिर से देख लीजिए. दिस बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है ये सब ट्रॉपिकल रीजन. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन्स इनटू इट. इन दोनों की, ये दोनों नदियां और इनकी सहायक नदियां इस बेसिन में बहती हैं. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. इस बेसिन के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फर्स्ट, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा, दे आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. ओके, ये तीन इसके मेन फीचर्स हैं इस बेसिन के. एंड ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. इस ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स पाए जाते हैं. व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स, इसको हम पिछले वीडियो में जब हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. जब नदियाँ अपने प्लेन एरिया में अपने जो नॉर्मल कोर्स को छोड़ के एक नया कोर्स फॉलो कर लेती हैं तो जिस एरिया को छोड़ देती है वहाँ पर ऑक्सबो लेक बन जाती है. ओके, नाउ द क्लाइमेट इन दिस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट. जैसे पता है आपको ये पूरा का पूरा एरिया जो है इंडिया का, ये मानसून क्लाइमेट से डोमिनेट करता है. मीन्स यहाँ मानसून क्लाइमेट मेनली पाया जाता है. ओके, द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर. मिड जून से मिड सितंबर तक यहाँ बारिश होती है. द समर आर हॉट एंड विंटर आर कूल. ये तो आपको पता है कि समर यहाँ का काफ़ी गर्म होता है और विंटर काफ़ी ठंडा होता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का. ओके, द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी. जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी वेरी करती है यहाँ पे, मतलब जो इसका उच्चावच है. द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. जो यहाँ का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वायरमेंट पे. जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वही इसके पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है इस एरिया के. ओके, ये देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे, ये देखिए आप मैप में. सी दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र. ये आपका तिब्बत के पठार से होते हुए इंडिया में एंटर करती है एंड देन यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करते हुए देन बंगाली खाड़ी में गिर जाती है. एंड दिस इज रिवर गंगा. ओके, ये पूरा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन हो गया. ओके, द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेराइन. जो माउंटेन एरिया है वो काफ़ी, उसका जो टेराइन है या जो वहाँ का स्थान है या उच्चावच है वो काफ़ी इनहॉस्पिटेबल है, मतलब रहने लायक नहीं है. देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया. तो माउंटेन एरिया में इसीलिए कम लोग रहते हैं क्योंकि वेरी इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस आर फाउंड इन दीज एरियाज. ओके,
द प्लेन एरिया प्रोवाइड अ मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर क्या है, खेती करना भी आराम है, घर बनाना भी आसान है वहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी प्लेन एरिया में पाई जाती है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। द सॉइल इज फर्टाइल, सॉइल फर्टाइल है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है जहाँ पर कि फ्लैट लैंड पाई जाती है एग्रीकल्चर के लिए। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई एंड दीज आर द रीजन्स वाई द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द प्लेन एरिया इज वेरी हाई। क्योंकि लैंड फर्टाइल है, वहाँ पे घर बनाना आसान है, खेती करना आसान है, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं बसती है। द मेन क्रॉप इज पैडी, जो यहाँ का मेन क्रॉप है वो पैडी है। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। क्योंकि आप पता ही आपको कि पैडी या धान को उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये वहीं उगाया जाता है जहाँ पर कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। वीट, मेज, सरगम, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दीज एरियाज। ये वहाँ पर उगाई जाने वाली अन्य फसलें, जैसे गेहूँ हो गया, आपका मक्का हो गया, सरगम हो गया, चना हो गया, मिलेट्स हो गए, दीज आर द मेन क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हियर। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। जबकि शुगर केन और आपका जूट यहाँ पर काफ़ी उगाया जाता है, ये कैश क्रॉप के रूप में। शुगर केन आपका जो आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है वहाँ उगाया जाता है, तराई जो बेल्ट है उत्तराखंड का वहाँ उगाई जाती है, और आपका जो जूट है वो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में यहाँ काफ़ी उगाया जाता है। ओके, बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। कुछ एरिया में बनाना प्लांटेशन भी होता है एज ए कैश क्रॉप। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस। ये तो आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल और आसाम टी के लिए फेमस हैं। आप बता सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह है जो टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और जहाँ की टी पूरे वर्ल्ड में फेमस है? इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, विच इज़ द एरिया इन वेस्ट बंगाल हुज टी cultivation is famous in whole world. Now silk is produced through the cultivation of silkworm in parts of Bihar and Assam. यहाँ रेशम के कीड़े पाले जाते हैं रेशम उत्पादन के लिए। कहाँ पर? बिहार और आसाम में रेशम उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. अब माउंटेन एरिया या हिली एरिया जहाँ पर कि स्लोप काफ़ी खड़ा होता है, खड़े ढाल होते हैं, वहाँ खेती कैसे होगी? वहाँ तो प्लेन एरिया आपको है नहीं, तो वहाँ पर माउंटेन्स को कट कर करके टेरेस बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। ओके, उस पर खेती की जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में रहने वाले लोगों को, जो टोटल लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, उनको हम कहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। आप यहाँ देख सकते हैं पैडी कल्टिवेशन, देखिए धान की रोपाई हो रही है। एंड दीज आर द टी गार्डन्स इन आसाम, आसाम के टी गार्डन्स। ओके, नो जैसा मैं देखा था टेरेस फार्मिंग, सो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। ओके, टेरेसेस कहाँ बनाए जाते हैं? स्टीप स्लोप्स पे। ओके, और किस लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन्स ऑफ रैपिडली। स्लोप को हटा दिया जाता है जिससे कि पानी वहाँ से बिल्कुल सीधे न बह पाए। ओके, ये आप देख सकते हैं पतले यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए, देख रहे हैं आप, इसी में खेती की जाती है वहाँ पर। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। यहाँ के लैंड फॉर्म के हिसाब से वेजिटेशन कवर यहाँ वेरी करता है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल। जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो का प्लेन जो एरिया है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं। कौन से? टीक, साल एंड पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि टीक इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, टीक, साल और पीपल ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज में आते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। बैम्बू ग्रोव्स काफ़ी पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। मेनली आसाम का जो एरिया है वहाँ बगी बांस के बहुत जंगल पाए जाते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरिया जो है वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टा एरिया कहाँ जल्दी मेनली अभी हम जस्ट डिस्कस किया था, सुंदरबन डेल्टा। ओके, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं।
Sundarban Delta is famous for mangrove forest. Okay. In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जो आप उत्तराखंड सिक्किम के जो अरुणाचल के जो एरियाज़ हैं, ऊंचे एरियाज, हिली एरियाज़, वहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं. कॉनिफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हैं? पाइन, देवदार एंड फर. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज. ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं. देवदार तो कई बार रिपीट हो चुका है. ओके, तो इसको याद है, दीज आर कॉनिफेरस ट्रीज. और ये कॉनिफेरस ट्रीज यहाँ क्यों पाए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप. ये पहाड़ी एरिया पे पाए जाते हैं जहाँ क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है और वहाँ पर यही शंकुधारी वन पाए जाते हैं. कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज मीन्स शंकुधारी वन, यानी ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां बिल्कुल नुकीली होती हैं, कोन शेप में होती हैं. ओके, जस्ट लाइक दिस. These are called coniferous trees. Now there is a variety of wildlife in the basin. Elephant, tigers, deers and monkeys are the common. यहाँ इन जंगलों में जानवर तो बहुत पाए जाते हैं, कई वैराइटीज के जानवर पाए जाते हैं. ओके, वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन. वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन में. आप बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस? ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है. सी, दिस इज वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा. इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाउंड. डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर पाया जाता है जो कि फेमस है. इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड. जो डेल्टा एरियाज हैं वहाँ पर आपका बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं. ओके, तो जस्ट लाइक इन सुंदरबन डेल्टा विच इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स. सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स. ओके, नाउ एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी. एक्वेटिक लाइफ आपकी यहाँ वहाँ रिवर्स में पाई जाती है, लेक्स में पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल सी है वहाँ पाई जाती है. द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिशेज दैट आर फाउंड इन दिस एरियाज आर. जो मछलियों की सबसे फेमस वैरायटी जो पाई जाती है उस एरिया में, जो काफ़ी फेमस है, वो है रोहू, कतला एंड हिल्सा. दीज आर द फेमस वेराइटीज ऑफ फिशेज फाउंड इन दिस एरियाज. रोहू, कतला एंड हिल्सा. तो कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रोहू, कतला और हिल्सा क्या है, व्हाट इज दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिशेज. तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए. तो इसी के हिसाब से यहाँ के लोगों का खान पान भी होता है. फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया. तो यहाँ के लोगों का जो डाइट है, स्टेपल डाइट मतलब जो नॉर्मल खाना पीना है, वो भी यहाँ के जो चीज़ें पाई जाती हैं उसी पर डिपेंड करता है. सो फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया. नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. इन अ फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु इज फाउंड. यहाँ जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो फ्रेश वाटर है, वहाँ पर डॉल्फिन की एक स्पेशल वैरायटी पाई जाती है, उसको वहाँ पर सुसु कहते हैं. ओके, सुसु ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन. इसको अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है. द प्रेजेंस ऑफ सुसु इन द इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर. द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीसीज. अगर ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन जिसको हम सूसू कहते हैं, अगर वो आपके गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन की नदियों में पाई जाती है, तो मीन्स ये उसके हेल्थ का इंडिकेटर है कि वहाँ का पानी कितना हेल्दी है. और जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से जब इसमें नदियों में केमिकल्स आना शुरू हुए, तो ये जो डॉल्फिन्स थी आपकी, जिनको हम ब्लाइंड डॉल्फिन्स भी कहते हैं, ये मर गई धीरे धीरे, काफ़ी कम हो गई हैं. इट इज़ इंडिकेटिंग दैट नाउ दैट वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज़ नॉट healthy for these dolphins or aquatic life. Did you know, to accelerate the effort to achieve universal sanitization coverage and put force on sanitation, the Prime Minister of India launched Swachh Bharat mission on 2nd October 2014. स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा. स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? ये पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया.
टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड। गंगा रिवर को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। यहाँ कुछ बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे शहर भी हैं। जस्ट उसको हम देख लेते हैं कौन कौन शहर हैं। द सिटी ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs, जो कि सबके सब मिलियन सिटीज़ हो चुके हैं। ये दीज आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा, और ये सब रिवर गंगा के अलॉन्ग लोकेटेड हैं। कौन कौन से? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर, दिस लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। और होता क्या, जब बड़े बड़े शहर नदियों किनारे हैं तो उनकी वजह से जो उनका वेस्ट होता है, और यहाँ जो इंडस्ट्रीज है उनका जो वेस्ट डिस्चार्ज होता है वो नदियों में आता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है। दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। जो ट्रांसपोर्ट के चारों तरीके हैं वो इस बेसिन में काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लेन एरिया में रोडवेज और रेलवेज यूज़ की जाती हैं लोगों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन एज अ ट्रांसपोर्ट। ओके। द वाटरवे इज एन अफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स। अब जब नदियों किनारे क्या है, वाटरवेज एक अफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर ऑन द रिवर हुगली। कोलकाता किस नदी पे है ये पोर्ट? ऑन द रिवर हुगली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए। कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। द प्लेन एरिया इज ऑल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। प्लेन एरिया में काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस बेसिन। ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में, यमुना नदी के किनारे। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद, जिसका कि नया नाम प्रयागराज हो चुका है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना। गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। बुद्धिस्ट स्तूप उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। लखनऊ आपको पता ही है इमाम बाड़े के लिए फेमस है, लखनऊ विथ इट्स इमाम बाड़ा। और आसाम किस लिए फेमस है? काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क्स विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट, जहाँ पर एक बार तो विजिट करने के लिए जाने का मन जरूर करता है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। और फॉर एनी सजेशंस प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।